नमस्कार, 10 कदम दाट ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और हमारा साथ देने के लिए रचना वैद्य और सचिन पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही हमारे साथ अमित सेठ जुड़ेंगे और शेर खान से जतिन गेडिया भी आएंगे अपनी फ्रेश ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वर्सेस में आज हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल, एएमसी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल होंगे और जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से टेक्निकल सेटअप समझेंगे। और ध्यान रखिएगा, आज होने वाली है इस साल की सबसे बड़ी लिस्टिंग। जी हाँ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग पर बजाज फिनसर्व के सीएमडी संजीव बजाज और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल जैन से एक होगी बातचीत। लेकिन ये सब कुछ ही देर में। पहले एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। निफ्टी ने आज फिर एक ऑल टाइम हाई लगाया और बैंक निफ्टी आज थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है। फिर से एक बार 0.4% ऊपर उसको लीड कर रहा है एक्सिस बैंक। मिड कैप 240 पॉइंट ऊपर, फ्रेश ऑल टाइम हाई यहाँ भी। और इंडेक्स में जिन स्टॉक्स ने अच्छा मूव दिया है उनमें है आपके अदानी एंटरप्राइजेस, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एलएनटी और भारती। और प्रॉफिट बुकिंग है लीवर और ब्रिटानिया में। एफ&ओ के स्टॉक्स की जहाँ तक बात है उनमें सबसे ऊपर आपको दिखाई देंगे आदित्य बिरला कैपिटल 2% का मूव, आदित्य बिरला फैशन 2% का मूव, डिक्सन टेक, बलरामपुर चीनी, वेदांता, पीवीआर, आइनॉक्स। वीरू जी हम अच्छा अनुज, थोड़ा बजाज हाउसिंग को लेकर बात करते हैं। और अमूमन होता ये है कि लिस्टिंग गेंस को लेकर और उन बातचीत में एक अच्छा आईपीओ बहुत हम उसमें मशरूफ़ हो जाते हैं। बट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये 70-80 से लेकर 120, 130, 150 का प्राइस, ये क्या एक एक्यूमुलेशन का जोन होगा? अगर आपका एक लंबी दूरी का व्यू है और आप वाकई एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे फोकस करना चाहते हैं। देखिए वीरू, अगर आपका 10 साल का व्यू है तो आप आज ले लें, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इशू ये है कि क्या 10 साल का व्यू तो चाहे आपने 70 पे लिया हो, चाहे आपने 140 पे लिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर चाहे आपको अलॉटमेंट मिला हो नहीं मिला हो। मामला है आप 1 साल के लिए ले रहे हैं, यानी 1.5 साल के लिए ले रहे हैं, यानी उसमें फिर प्योर मोमेंटम प्ले है। और वो हो सकता है मोमेंटम इसको कहीं भी ले जाए, फिर वो मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एक प्योर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है एक बार लिस्ट हो जाए, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करे, थोड़ा शायद नीचे आ जाए, थोड़ा कंसोलिडेट करे, वो एक अच्छा मौका होगा बाय करने का। आई थिंक 120, 130 के आसपास अगर आपको किसी भी कारण से मिल जाए शायद, तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो गया। पता नहीं वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन खैर फर्स्ट रेट्स आपके स्क्रीन पर 153, 154 और 155। अब 120% का प्रीमियम यहाँ पर 155 पर अब सेटल हो रहा है, 154 के आसपास 154 पर सेटल हो रहा है। तो एक शानदार लिस्टिंग 120% के गेंस के साथ अभी भी ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। तो मोमेंटम तो खैर यहाँ पर अभी भी काफ़ी शानदार है। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा स्टॉक, एक पेरेंटेज इसकी ऐसी है जिसने इंडेक्स में एटलीस्ट भारतीय मार्केट के इतिहास में सबसे ज़्यादा पैसा आपको बनाकर दिया है। इवन एचडीएफसी बैंक से ज़्यादा पैसा बनाकर दिया है दोनों ने, बजाज फाइनेंस ने और बजाज फिनसर्व ने। तो उसका मार्केट को एक क्लियर कट मेमोरी है यहाँ पर। लेकिन अच्छी लिस्टिंग यहाँ पर इस समय स्क्रीन पर। और एक बार ज़रा फुटेज दिखा दीजिए ज़रा एक्सचेंज की, ज़रा देखें आज संजीव बजाज जी के चेहरे पर किस तरीके की एक मुस्कुराहट होनी चाहिए जो जिस लेवल पर ये लिस्ट हुआ है। और ठीक उसी मोमेंट पर हमारा कैमरा गड़बड़ हो गया। खैर कोई नहीं, ये आई थिंक वहीं से फीड आ रही है शायद। तो लेकिन अच्छी लिस्टिंग हुई है यहाँ पर। और अब 160 का रेट इस समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। वीरू, आउट ऑफ वर्ड्स फ्रैंकली, मतलब इस समय शब्द नहीं है इस लिस्टिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। बस इतना ही कह सकता हूँ मैं। बाकी कुछ ही देर में मैनेजमेंट से जब बात होगी, हमारे करस्पॉन्डेंट हैं वहाँ पर, जब बात होगी तब देखेंगे। अब आ रहे हैं क्या विजुअल्स? अगर ठीक से मेरे ख्याल से अगर आ रहे हो तो एक बार विजुअल्स देख लेते हैं वहाँ से। और ओके चलिए, तो ये इस समय लिस्टिंग 160 अनुज, 160 161 गजब का मूव यहाँ पे 161। याद रखिएगा आज लिस्टिंग हैवी डे है और अब ये 161, 159, 22 पे आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी भी एक बार फिर से स्विंग जनरेट करता हुआ 25,429 डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे। और निफ्टी बैंक 52,155 पे। वो लिस्टिंग विजुअल्स और अभी इंप्रेशंस आपको सुनाएंगे। उससे पहले काम करते हैं ट्रेड्स पे लेते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनसे। अमित, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के?
गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरे इस समय के दो ट्रेड रहेंगे। एक प्राइवेट बैंक सेक्टर से आईसीआईसीआई बैंक रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन करके एक बेस बना के ऑलमोस्ट एक हाई ट्रेजेक्टरी में निकलने की कोशिश कर रहा है। इसे बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1238 एंड टारगेट्स ऑफ 1280 एंड 1300। और दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा मेटल क्षेत्र से, दैट विल बी वेदांता। वेदांता भी एक अच्छा खासा बेस बना के बाहर आ रहा है। यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी पॉजिटिव हैं। प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो पोजिशनली इसे बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 480 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 450 रुपीज। ओके, दो ट्रेड्स आपके यहाँ पे हो गए। 461 पे आपका वेदांता। अब चलते हैं बाकी ट्रेड्स को पिक करते हैं। और एक बार बजाज हाउसिंग स्क्रीन पे प्लीज़ रखिएगा। थोड़ा सा अगर आप देखिए कूलिंग ऑफ हुई थी अभी मेरे ख्याल से टिक बाई टिक चार्ट में, एक बार रखिएगा जरा प्लीज़ उसे। एक ट्रेड हो गया अमित जी का। जतिन, गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट होगा। तो जो लॉन्ग साइड का ट्रेड है वो एनटीपीसी में है। तो एनटीपीसी में हमें लग रहा है कि एक टेक्निकल पुल बैक ड्यू है। बहुत दिनों से करेक्शन हो रहा है, ओवरसोल्ड है डेली चार्ट्स के ऊपर। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक पुल बैक ट्रेड के लिए अच्छा कैंडिडेट है। तो एनटीपीसी लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 400 और टारगेट रहेंगे 425 के। जो शॉर्ट साइड की तरफ का ट्रेड है वो हमारा वो एसबीआई लाइफ में है। तो एसबीआई लाइफ हमने देखा है कि एक शार्प फॉल के बाद 3 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में फिर से एक डाउनसाइड की तरफ रिजम्पशन हो रहा है। तो हमें लगता है कि आगे जाते हुए वीकनेस बढ़नी चाहिए। तो एसबीआई लाइफ में सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1875 का और टारगेट रहेंगे 1790 के। ओके, तो ये हो गई जतिन की कॉल्स। अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी, आपकी दो ट्रेड्स इस समय की। जी, मेरी इस वक्त की दो ट्रेड्स में एक बीईडीएल रहेगा, एक इंडिगो रहेगा। दोनों को हम फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। बीईडीएल की पहले बात करते हैं, 462.2 पे है। यहाँ पे अगर हम लॉन्ग करते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 459 और काउंटर को होल्ड करते हैं फॉर अ डे और टू, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 472 तक के नंबर्स हमें विद इन 2 डेज 3 डेज नजर आने चाहिए। सो देयर इज अ अच्छा खासा 10 पॉइंट ऑफ अ मूव अवेलेबल। और इंडिगो की जहां तक बात है, इंडिगो ने 5000 तो क्रॉस करना ही था। यहाँ पे उसी के साथ साथ फ्लैग ब्रेकआउट नजर आ रहा है मुझे, जो इस काउंटर को 5050 एंड 5080 की तरफ लेके जा सकता है। तो 4950 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 5050 एंड 5080। ओके, तो यहाँ पे इंट्रोग्लेवेशन हो गया यहाँ पर और वेदांता। सचिन जी, आपके दो ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, यहाँ पर फोकस आपको बैंक्स पे ही लगाना है। मुझे लग रहा है यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का जो पिछले हफ्ते का प्राइस एक्शन था उसी का यहाँ पर एक एक्सटेंशन नजर आ रहा है। जिस तरीके से इसके एडीएक्स ने 25 के ऊपर की एक चाल बनाई है, प्लस जो एक नियर टर्म हर्डल था अराउंड 1840 के आसपास ये चैलेंज हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर रैली काफी स्ट्रांग होते हुए नजर आएगी इस पर्टिकुलर हफ्ते में भी। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 1828 के आसपास फिलहाल प्लेस करना है। एक इमीडिएट स्विंग बन सकता है 1865 का, बट पोजिशनली जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 1900 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। सो खरीदारी करनी है कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार पे है, जहां पर हमने एक बाय कॉल जनरेट भी किया है, हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन भी दी है, वो है अदानी एंटरप्राइजेस का। जिस तरीके से एंड जिस कॉन्फिडेंस से इसने एक यू टर्न बनाया है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर 5 एंड 20 इन दोनों के ऊपर की एक चाल बनाई है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है 3140 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम चेस किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2990 के आसपास लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने की सलाह होगी अदानी एंटरप्राइज के फ्यूचर में। ओके, तो ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे जनाब। और आज ट्रेड्स सचिन जी के भी दो ट्रेड्स हो चुके हैं। निफ्टी बैंक 52,130 पर। आइए कुछ और एक दो स्टॉक्स मार्क कर लेते हैं इससे पहले कि हम आज की खास कुछ चर्चा को शुरू करें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से। आईजीएल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव लेके अब करीब करीब 2% ऊपर है, अच्छा मूव देता हुआ ये। उसके बाद डिक्सन में अब 1.5% का मूव। टाटा पावर जो हमने सुबह पिक किया था वो अब 447 पे, जो पावर की चर्चा हुई थी प्रकाश से मैंने व्यू लिया था। एक बार जतिन टाटा पावर पे अपना व्यू दीजिएगा और कोई ऑप्शन ट्रेड अगर आपको यहाँ पर समझ में आ रहा हो तो।
देखिए, इन द केस ऑफ टाटा पावर हमें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग रन अप आया था और उसके बाद 3 दिनों का कंसोलिडेशन भी हुआ था। हमें लगता है कि अप ट्रेंड रिज़्यूम हो रहा है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 460 468। तो हमें लगता है कि करंट स्तरों से भी अगर जो लॉन्ग इसको करना है तो आई थिंक 440 का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग किया जा सकता है। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल जुड़ गए हैं, जो कि एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में 3 दशक का अनुभव रखते हैं। और प्रतीक जी की लीडरशिप में मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने एक अच्छा कमबैक किया है। आइए समझते हैं उनसे कि इस समय मार्केट में क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी म्यूचुअल फंड्स के पास इन्फ्लोज आ रहे हैं, रिकॉर्ड इन्फ्लोज हैं इनफैक्ट, और मैं डेटा पढ़ रहा था कि जून के बाद उल्टा डबल हो गए हैं म्यूचुअल फंड में इन्फ्लोज। क्या कर रहे हैं आप इस पैसे का, इतने सारे पैसे का? क्या कैश कॉल ले रहे हैं या फुल्ली इन्वेस्टेड है? और अगर फुल्ली इन्वेस्टेड है तो कहाँ कहाँ आपको अच्छी थीम्स नज़र आ रही हैं? नहीं, तो बाय एंड लार्ज अगर आप हमारे फंड्स देखेंगे तो फुल्ली इन्वेस्टेड है। 2 फंड्स में हमारे पास कुछ कैश है, बट अदरवाइज एज अ हाउस वी स्टे फुल्ली इन्वेस्टेड। आपने थीम्स की बात कही, हम थीम्स की तरह से ही सोचते हैं। तो जैसे कि रिन्यूएबल की थीम हुई, एनबीएफसीज की हुई, डिफेंस की हुई, लग्जरी कंजम्पशन की हुई, न्यू टेक की हुई। तो इन सारी थीम्स में वी कीप पुटिंग मनी एज वी गेट इनफ्लोज। हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में अप्लाई किया क्या था आपने प्रतीक जी? और पता है मुझे, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक हो गया, लेकिन क्योंकि नया आईपीओ आज लिस्ट हुई है, इतनी बड़ी लिस्टिंग है, इसके लिए सोचा इस पर आपसे एक व्यू लिया जाए। नहीं, पब्लिक न्यूज़ है तो हमने अप्लाई किया था। अभी कितना मिला कितना नहीं मालूम पड़ेगा, बट या क्या रीज़न है कि इस तरीके का रिस्पांस मिला इस आईपीओ को और इतना शानदार लिस्टिंग हुई? क्या वैल्यूएशन अब बिल्कुल कोई मार्केट इग्नोर करने को तैयार है पूरी तरीके से? आईपीओ के साथ कुछ ऐसा होता है, ये खाली इक्विटी मार्केट ही नहीं है, डेट मार्केट में भी होता है कि जब एक कोई नया गवर्नमेंट पेपर आए, फॉर एग्जांपल उसकी सेम टेनोर भी हो विद एन एग्जिस्टिंग पेपर, ये प्राइसिंग सेम नहीं होती, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो उसका एडवांटेज भी लिया जा सकता है। अगर निवेशक को लगे कि वैल्यूएशन ज़्यादा हो गई है तो एक बारी को वहाँ प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। ओके प्रतीक जी, अच्छा ये तो बात रही बजाज हाउसिंग की और हाउसिंग स्पेस की। एक चीज़ साथ में और हो रही है, वो है कमोडिटीज़ में, प्रीशियस मेटल्स, बुलियंस में। गोल्ड एट ऑल टाइम हाई, और ये एक हवा दे रहा है तमाम, अगर आप देखें ज्वेलरी स्पेस के स्टॉक्स को, लुक एट टाइटन एंड एनबीएफसीज, गोल्ड फाइनेंस कंपनियां भी। इस थीम को आप लोग कैसे खेल रहे हैं और इस पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? नहीं, सो गोल्ड पे ध्यान पॉजिटिव है। वी बिलीव कि यहाँ स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी। गोल्ड एज अ कमोडिटी की बात कर रहा हूँ। इसमें जो सीधा बेनिफिट होता है वो एक्चुअली गोल्ड फाइनेंसियर्स को होता है, उनका ईवीएम बढ़ता रहता है। हमारे पास कोई गोल्ड फाइनेंसियर है नहीं। हमारे पास ज्वेलरी कंपनीज हैं, लग्जरी कंजम्पशन के अंदर ज्वेलरी कंपनीज हमने ली हैं, पर ज्वेलरी कंपनीज का गोल्ड के प्राइस इंक्रीज से सीधा वो नहीं है, संबंध नहीं है। जो ज्वेलरी कंपनीज बड़ी वाली हैं वो पूरा हेज रखती हैं, और जो नहीं रखती उनका जो ओपन पोजीशन होती है वो मोस्टली जो उनके फ्रेंचाइजीज होते हैं उनकी होती है। कंपनी स्टेज फुली हेज्ड। सो वो एंगल पे जाना कि किसी को इन्वेंट्री का गेन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, चलिए, तो गोल्ड पे बात हो गई यहाँ पे, और गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पे भी हो गई बात। अब आते हैं कुछ और थीम्स पे जहाँ पे इस वक्त बाजार थोड़ा सा पिछले 10 दिन से इंटरेस्ट दिखा रहा था। देखिए, जून जुलाई अगस्त, ये पूरा 3 महीने बैंक्स कंसोलिडेशन के मोड में रहे। फाइनली कुछ बैंक्स में बाइंग विजिबल है, बैंक निफ्टी अपने उस सिंकिंग या फिर कंसोलिडेशन के जोन से बाहर निकल रहा है।
अब एक बार फिर से अर्निंग सीजन किक स्टार्ट होने से पहले आपका झुकाव बैंकों में या फिर आपका व्यू बैंकों पे क्या है? इस वक्त किन बैंकों पे ज़्यादा झुकाव है आपका? लार्ज कैप, मिड कैप, पीएसयू, प्राइवेट? नहीं, तो बैंक्स के स्पेस पे हमारा हाउस काफी अंडरवेटेड है। इंडेक्स का एक बड़ा स्पेस है। ये हमारे हाउस की एक बड़ी कॉल रही है। पिछले 1-1.5 साल से करीब हम बैंक्स में काफी अंडरवेटेड पोजीशन लेके चले हैं और मुझे लगता है कि इसका हमको फायदा मिला है। ये समझिए कि हम जो हैं ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टर हैं। बेसलाइन हमको ग्रोथ अर्निंग्स की इंडेक्स से 2-3% ज़्यादा 3 से 5 साल की चाहिए। बैंक्स का आज जब डिपॉजिट ग्रोथ इज द लिमिटेशन फॉर लोन ग्रोथ और जो प्री प्रोविजनिंग प्रोविजनिंग ड्रिवन जो आपका प्रॉफिट अपटेक आ रहा था, प्रोविजनिंग लोअर, वो शायद अब हमारे पीछे हो गया है। आगे आने वाले पीरियड में केवल साइज के साथ अगर कुछ ऑपरेटिंग लीवरेज मिला तो वो प्रॉफिट्स को एयूएम ग्रोथ से ज़्यादा बढ़ा सकता है, अदरवाइज नहीं। और लेंडिंग एयूएम ग्रोथ जो है वो डिपॉजिट ग्रोथ के पीछे होगी, जो कि 13-14% पे चल रही है। तो हमको लगता है कि कुछ समय तक बैंक्स एज अ स्पेस शुड कंटिन्यू टू कंसोलिडेट। अगर इंटरेस्ट रेट कट आए तो वो बैंकों के लिए एक्चुअली निम्स पे प्रेशर डालती है। वो एक हेडविंड अब सामने दिख रही है। तो इस वजह से हमारा हाउस बैंक्स में काफी कम एक्सपोजर के साथ है। ओके, बैंक्स में कम एक्सपोजर है आपका। मिड और स्मॉल कैप आईटी में शानदार रिटर्न्स रहे हैं प्रतीक जी। यहाँ पर इस समय अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, स्पेशली अगर हम अब फेड की रेट कट साइकिल में एंटर कर रहे हैं तो? हाँ, सो लार्ज कैप आईटी में हमारा हाउस प्राय बहुत ही कम है, नहीं के बराबर। मिड एंड स्मॉल कैप में ही हमारा फोकस है। मिड और स्मॉल कैप में कुछ कंपनियां हैं जो कि उन स्पेसेस में फोकस्ड हैं जहां पे ग्रोथ काफी तेजी से आ रही है। अब वो ऑटो की ऑटोमेशन हो गई, फॉर एग्जांपल ट्रैवल टूरिज्म रिलेटेड स्पेसेस हो गई। कुछ कंपनियां हैं जो कि वेब सिक्योरिटी, ऑफिस ऑटोमेशन की हैं। ये सारी स्पेसेस जो हैं वो काफी फास्ट ग्रोइंग स्पेसेस हैं। तो हमारा चयन इन स्पेसेस में स्टॉक्स पे फोकस रहता है। ओके। एक और स्पेस जहाँ पर इस समय फ्रेश मोमेंटम है वो है पावर स्पेस। यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं क्या, और थर्मल पावर, रिन्यूएबल्स, कहाँ पर ज़्यादा फोकस रहेगा? थर्मल पावर पे फोकस कम है। अगर थर्मल पावर पे फोकस है तो इसलिए कि वहां पे भी रिन्यूएबल का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। अभी कोई प्योर थर्मल पावर कंपनी बची नहीं है। हर किसी ने ही अपना एक रिन्यूएबल का पोर्टफोलियो बनाया है और उसको देखते हुए जहाँ पे वैल्यूएशन मेक सेंस हमारे यहाँ कुछ कुछ है, बट अदरवाइज हमारे यहाँ विंड और सोलर वाले शेयर मिलेंगे जहाँ पे हमको लगता है कि बोथ क्वांटम ऑफ ग्रोथ और लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ काफी अच्छी है और हमारी जो फिलॉसफी है उसके अनुरूप है। अच्छा प्रतीक जी, पॉसिबली आपसे एक आखिरी प्रश्न यहाँ पे। इस स्विंग में मतलब 2022-23 की रैली में जिस स्पेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा था वो था वाइट गुड सेगमेंट। इस बार वोल्टास, हेवल्स सब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव दिया और मेरे ख्याल से बीते 6 महीने तो एक वर्टिकल राइज वाले रहे। ये सर लेवल आपके मुताबिक क्या है? प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने के लेवल्स हैं क्या? ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल रही है इनमें अच्छी? कि ग्रोथ हमको लगता है कि स्पेस में रहेगी। तो जो वैल्यूएशंस हैं हमको लगता है कि सस्टेन करेंगी। तो अनलेस कि कोई बहुत शॉर्ट टर्मिश प्लेयर हो, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, जैसे जैसे इंडिया की पर कैपिटा बढ़ेगी
white goods, ACs in particular should see very strong growth. तो ओवर टाइम तो हमको लगता है यहाँ पे परफॉर्मेंस बरकरार रहनी चाहिए। अभी छोटे पीरियड में तो कुछ भी हो सकता है। वीरू के जगह पर चलिए प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपना व्यू रखा और आज के इस आई थिंक हॉट फेवरेट स्पेस हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पे भी अपना टेक जाहिर किया। कुछ देर में हम जुड़ेंगे राहुल जी के साथ, उनसे करेंगे बातचीत। जेएम फाइनेंशियल्स के राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। टेक्निकल और डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से ये जो बाजार की प्लेसमेंट है वो कैसी है, आइए बात करते हैं। राहुल जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। राहुल जी, ये स्टॉक ऑफ द मूवमेंट बजाज हाउसिंग, हालांकि ये कैश स्टॉक्स है, मतलब अभी का स्टॉक है, इस पर तो मैं आपका कोई व्यू नहीं लूँगा, बट पैरेलली इसने जो तमाम HFCs में LIC हाउसिंग फाइनेंस और कैनफिन होम्स में वो जो थ्रस्ट जनरेट किया था, आप लोगों ने उससे कहाँ तक चेस किया और अब क्या रखें व्यू? मतलब अब फाइनली इस लिस्टिंग के बाद क्या प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करना चाहिए यहाँ पर? जी देखिए, जो हिसाब से आपने अगर अच्छा नफा कमाया लिस्टिंग पे तो डेफिनेटली गेन लेना चाहिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए। तो फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव हमारी ये राय है क्लाइंट्स को कि इन्वेस्टमेंट में इसमें बने रहे। हालांकि ज्यादा हिस्ट्री और चार्ट्स इसमें है नहीं, बट जो हिसाब से ओवरऑल जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का सेटअप है उनको कैसी ओवरवेलमिंग सिचुएशन आती है इन्वेस्टर्स का इस तरीके का भरोसा देख के, साथ में ब्रांड को देखते हुए जो इन्वेस्टर ने भरोसा जताया है? वेरी क्लियरली इन्वेस्टर्स की जो इंटरेस्ट और भरोसा रही है, दिस इज वेरी हम्बलिंग फॉर अस। वी आर नॉट एक्सपेक्टेड फॉर इट टू ओपन वेयर इट डिड। ये मैनेजमेंट पे और बोर्ड पे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखती है कि जिस तरह से हम पिछले 7 सालों में एक क्वालिटी बिजनेस बिल्ड किए हैं, उसी तरह वी मूव अहेड और and we play a very significant role in not only in the housing business but through that in helping taking credit across India in the coming years. सर, जैसे कि इस टाइम पे हम रेपो रेट देखें तो अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग द रेट ऑफ ग्रोथ और ये किस तरीके से आपके बिजनेस में इम्पैक्ट कर सकता है, एंड हाउ आर यू प्लानिंग टू लाइक ओवरकम दिस? रेपो रेट का बढ़ना और घटना पूरे कंट्री के मैक्रो से रहता है, और कॉस्ट ऑफ फंड्स और बैंकिंग सिस्टम का जो प्राइसिंग रहता है, जो हमको लोन मिलते हैं या जो हम आगे लोन दे पाते हैं, वो इससे लिंक रहते हैं। आज का जो भी डिमांड रहता है, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बोला था, क्योंकि हमारा जो एसेट साइड है वो भी वेरिएबल होता है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ फंड से लिंक होता है, और कस्टमर्स को भी जो घर बनाता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, उनको मालूम है कि थ्रू द साइकिल कभी रेट ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं, और क्योंकि रेट लिंक होते हैं, जैसे रेट ऊपर जाता है नीचे जाता है, इसका हमने डिमांड पे बहुत ज्यादा अंतर पड़ते नहीं देखा है। और ऐसा ही, और अभी वैसे भी जो जितना हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से तो अभी रेट आने वाले समय में, कुछ समय में जब भी होगा तो नीचे ही जाने की आशा है, और ऊपर जाने की तो आशा नहीं है। थैंक यू सो मच सर। हाय सर, दिस इज सुभाना श्रीकांत। चलिए, तो अभी बातचीत आप सुन रहे थे कंचन की, और मैनेजमेंट से संजीव बजाज जी थे इस कॉन्फ्रेंस में, और अतुल जैन जी, जो आई थिंक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से और इस लिस्टिंग पर अपनी बात रख रहे थे। अब आते हैं, अच्छा राहुल जी, मैं क्षमा चाहूँगा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें शिरकत करनी थी तो हम इसलिए चले गए। प्लीज़ अपने प्रश्न को एक बार मेरे अपने उत्तर को एक बार दोहराइएगा प्लीज़। देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में राय तो यही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बने रहे। आपने अगर प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए लिया था तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, बट एज एन इन्वेस्टमेंट हमें लगता है कि लंबे लेग्स है और हमें लगता है कि यहाँ पर और भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओके, अच्छा राहुल, ये बातें इंडेक्स की प्लेसमेंट पे, निफ्टी बैंक, निफ्टी क्षमा चाहूँगा, निफ्टी बैंक उस थ्रेशोल्ड पॉइंट के ऊपर, वो 51,800, 51,952 हज़ार के ऊपर अब फाइनली ट्रेड करता हुआ, मल्टीपल अटैम्प्ट लिए और उसके बाद फाइनली ये ट्रेजेक्ट्री को रीगेन किया है। तो अगर मैं बात करूँ सेक्टर्स की, आई मीन निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक, दो चीज़ निफ्टी के लिए दोनों ही सहायक रही हैं पिछले 3 महीने में। कभी कोई स्विंग जनरेट करता है, कभी कोई स्विंग जनरेट करता है। नो डाउट पिछले 2
महीने में डोमिनेट किया है निफ्टी आईटी ने। बट क्या अब निफ्टी बैंक की प्लेसमेंट आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है क्या? जी हाँ, इनफैक्ट ये एक अच्छा पाइवट है बैंक्स के लिए। देखिए बैंक निफ्टी में 52,000 का जो एक लेवल था, एक पेन पॉइंट की तरह काम कर रहा था। काफी यहाँ पर सप्लाई देखने को मिल रही थी, लेकिन आज के सेशन में जैसे फिन निफ्टी ने कुछ दिनों पहले ब्रेकआउट दिया था, वैसा सिमिलर ब्रेकआउट आज बैंकिंग इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। और ये जो स्पॉन्सर्ड है, जैसे लास्ट वीक में हम मेजोरिटी निफ्टी का जो कंट्रीब्यूशन देखेंगे, प्राइवेट बैंक का कंट्रीब्यूशन बहुत ही बढ़िया था। आज के सेशन में भी प्राइवेट बैंक्स के अंदर हमें लग रहा है कि सेटअप जो है काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक का सेटअप कर रहे हैं, तेजी का सेटअप है। एक्सिस बैंक काफी बढ़िया चल रहा है। कोटक बैंक के अंदर सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो प्राइवेट बैंक्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी को यहाँ पर एक थ्रस्ट जनरेट होगा। दूसरा जो पेन पॉइंट है बैंक निफ्टी में, वो पीएसयू बैंक है। पीएसयू बैंक में एटलीस्ट सेलिंग खत्म हुई है शॉर्ट टर्म के लिए, उसको देखकर ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर अगर किसी तरीके का शॉर्ट कवरिंग रैली या फिर एक मूव देखने को मिलता है, तो ये भी सहायक रहेगा बैंक निफ्टी के मूव में। तो हमारा ये मानना है 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर गेट्स ओपन हुए हैं। प्रीवियस जो बैंक निफ्टी का हाई था तकरीबन 53,357 के आसपास का था, हमने जुलाई महीने में हाई लगाया था। तो पूरी संभावना है कि ये जो लेवल है, इस लेवल तक निफ्टी के अंदर हमें रैली देखने को मिले आने वाले महीने भर के सेशन में। महीने भर के टाइम फ्रेम में हमें लगता है कि 53,500 तक के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। 52,000 के ऊपर क्लियरली शॉर्ट्स के ऊपर प्रेशर है, जो कवरिंग करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, अच्छा राहुल जी, आपके इस वक्त प्रिफर्ड मतलब इस सीरीज के सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर के प्रिफर्ड कॉल्स क्या रहेंगे? देखिए सबसे पहले जो क्योंकि हमने प्राइवेट बैंक्स की बात की, तो कोटक बैंक का सेटअप हमें सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा था प्राइवेट बैंकिंग स्पेस को। दिसंबर 2023 से इसमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, जिसका ब्रेकआउट जो है ऑलमोस्ट अभी एज वी आर ट्रेडिंग ये ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि आरएसआई ने इसने ऑलरेडी एक प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट दे दिया है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ गया है स्टॉक। तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक के तारे वापस यहाँ पर सेट होते हुए दिख रहे हैं। और इस सेटअप का जो टारगेट है तकरीबन 1900 का इमीडिएट बेसिस में, और 1930 1950 फॉलोइंग टारगेट्स हमें लगता है कि आने वाले सेशन में इनफैक्ट इसी सीरीज में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगले 10 से 15 दिन के हिसाब से कोटक बैंक में हमें लगता है कि काफी प्रॉमिसिंग सेटअप यहाँ पर है। आप इसे 1800 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं, और तकरीबन 100 रुपीज तक की अपसाइड हमें लगता है कि कोटक बैंक में देखने को मिल सकती है। दूसरा रेकमेंडेशन जो रहेगा वो मेटल स्पेस से रहेगा। सुबह मैंने आपकी कमेंट्री सुनी, मेटल्स पे व्यू जो है वो पॉजिटिव है मेटल इंडेक्स में। एज ए डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया और निजी रूप से मैं भी अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करता हूं। मैं बात कर रहा हूं वेदांता की। वेदांता का अगर हम सेटअप देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे 15 ईयर का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है पिछले कुछ महीनों में, और पिछले तकरीबन 3 से 4 महीने से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा तकरीबन 470 475 के आसपास। तो प्रीएम्प्टिवली यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। हमें लगता है कि ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और जब ये ब्रेकआउट संभव होगा, हमें लगता है कि मीडियम टर्म में 500 520 के टारगेट्स आपको वेदांता में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, डिलीवरी में बाय करके चल सकते हैं। मेटल से वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है तो एफ&ओ में एडवाइस नहीं करेंगे, लेकिन डिलीवरी के हिसाब से आप बाय करके चले। 430 का स्टॉप लॉस रहेगा, और तकरीबन 520 तक के लक्ष्य हमें लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने में वेदांता में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके प्रेफर्ड ट्रेड्स फॉर दिस सीरीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी आई थिंक इंडस्ट्रीज पे सेक्टर्स पे अपनी राय रखी, आपने कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पे भी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब नीरज जी जुड़ेंगे तो ट्रेडर्स हॉटलाइन आपके प्रश्नों के उत्तर, थोड़ा सा ब्रेक लेके तुरंत हाजिर होते हैं।